2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनेसोटा FBI के ऑफिस में एक अलग सी हलचल हुई। एक एजेंट अपने सीनियर ऑफिसर के पास हक्का बक्का दौड़ा आया और उन्हें बताया कि उसके हाथ एक ऐसा डेटा लगा है जो कि डार्क वेब पे प्लान हो रही किलिंग से जुड़ा हुआ है। उसने अपने सीनियर्स को एक लिस्ट दिखाई और बताया कि ये वो लिस्ट है जिनके मर्डर होने वाले हैं और इसमें एक औरत का नाम है जो यहाँ पास में ही रहती है और अगला मर्डर उसी का प्लान्ड है। फिर FBI तुरंत एक्शन मोड में आती है और तुरंत उस महिला के एड्रेस पर पहुंचती है जहां उस महिला का पति बताता है कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है। क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर ऑफिसर्स बताते हैं कि हमारे हाथ एक ऐसा डेटा लगा है जिसके अनुसार आपकी बीवी का मर्डर किया जाने वाला है, तो उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और वो जैसे ही आए आप उन्हें लेके हमारे ऑफिस आ जाइएगा। अगले ही दिन वो महिला अपने पति के साथ FBI ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे जब पूरी बात पता चलती है तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस केस में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स भी सामने आने वाले थे जो सबके होश उड़ाने वाले थे। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने डार्क वेब या डार्क इंटरनेट के बारे में सुन रखा होगा। जिसने नहीं सुना उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसा इंटरनेट नेटवर्क है जहां जो लोग इसका यूज करते हैं तो उसके लिए उन्हें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है जो आमतौर पर आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता। और इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर कुछ लोग अपने गलत और इलीगल कामों को अंजाम देते हैं। यहाँ गलत चीज़ों की खरीद और बिक्री होती है, एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं। बेसिकली हर तरीके के 2 नंबर के काम इसके थ्रू किए जाते हैं। तो इसी तरह डार्क वेब पे एक बेसन माफिया नाम की वेबसाइट हुआ करती थी जिसे बैन कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 2015 में फिर से उस वेबसाइट को लॉन्च किया जाता है। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जहां लोग पैसा देकर किसी को भी मरवाने के लिए हिटमैन हायर कर सकते थे। इस साइट पर वो लोग खुलेआम ये काम करते हैं, किसी की सुपारी लेना, उसकी डिटेल्स, एड्रेस, फोटो एक्सेट्रा मंगाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि वो अपने टारगेट को कैसे मरवाना चाहते हैं। फिर बेजा माफिया के लोग ऐसा करने के लिए मोटा पैसा लेते हैं और इस साइट का इस्तेमाल करने वालों की भी कमी नहीं होती। वहीं 2016 आते आते बेसन माफिया के हिटमैन पूरे डार्क वेब पर बहुत पॉपुलर होने लगते हैं। न सिर्फ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे बल्कि अपने अपने टारगेट भी उन्हें दे रहे थे। लेकिन फिर से ये वेबसाइट का डेटा लीक हो जाता है और ये डेटा कई लोगों के हाथों में पहुंचता है, साथ ही सरकारी एजेंट के हाथ भी लगता है। और जब वो डेटा को खंगालते हैं तो एक महिला का नाम सामने आता है, एमी एल्वाइन, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और सीधे अपने अधिकारियों को ये बात बताता है। जिसके बाद पुलिस एमी के घर जाती है जहाँ उस दिन वो उन्हें नहीं मिलती, तो उनके पति को यानी कि स्टीफन एल्वाइन को अगले दिन एमी को लेकर आने को कहती है। तो क्या होने वाला था अगले दिन और कौन सी बात सामने आने वाली थी और वो एजेंट क्यों दंग रह जाता है? जो एजेंट इस डेटा को खंगाल रहा था वो इस औरत को पर्सनली जानता था। वो बिना देर किए इस डेटा को लेकर FBI हेडक्वार्टर्स जाता है और अपने सीनियर्स को बताता है कि वो एमी एल्वाइन को जानता है और वो मेरे पास की ही रहने वाली है। और डार्क वेब की इस वेबसाइट बेसन माफिया के हिटमैन को हायर कर कोई उसे मरवाने के लिए पैसे दे रहा है और हिटमैन सर्विस प्रोवाइड करने वालों ने इस किलिंग को करने के लिए $13,000 मांगे, जो सुपारी देने वाले ने भरे भी अपने बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। और जो ये सुपारी दे रहा था उसकी कस्टमर ID है डॉग डे गॉड। फिर हिटमैन को या कहें बेसन माफिया को एमी एल्वाइन कहाँ मिलेगी उसकी डिटेल्स दी जाती हैं कि ये टारगेट है, यानी कि एमी एल्वाइन वो मार्च 2016 में मालिन एयरपोर्ट के पास एक होटल के अंदर रुकेगी और उसी के अंदर आपको ये काम करना है। बेसन माफिया वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम ये काम कर देंगे। बट यहाँ डॉग डे गॉड ने कहा ये काम आपको इस तरीके से करना है जिससे देखने वालों को ये प्रॉपर एक एक्सीडेंट लगे। इस पर बेसन माफिया वालों ने कहा ठीक है, एक्सीडेंट जैसा बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको $4,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और उन्हें पैसे मिलते भी हैं। फिर 19 मार्च 2016 का दिन आया। एमी एल्वाइन, जो कि एक्चुअल में डॉग से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसने अपने घर के अंदर ही छोटा सा डॉग ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ था। वो अक्सर डॉग ट्रेनिंग बिजनेस के लिए, कंपटीशन के लिए, नेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। तो 19 मार्च 2016 को भी उसका ऐसा ही एक इवेंट था जिसके लिए वो मॉलन जा रही थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉग डे गॉड ID वाला बेसन माफिया को दे चुका था।
प्लान था कि एमी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी, हिटमैन एक चुराई हुई गाड़ी को लेकर जाएगा और सीधा जाकर एमी एल्वाइन को जोर से टक्कर मारेगा, जिससे ऐसा लगेगा जैसे एक्सीडेंट की वजह से एमी की मौत हुई हो। लेकिन एक्चुअल में वो हिटमैन कभी उस एयरपोर्ट के पास पहुंचा ही नहीं। ये चीज देखकर डॉग डे गॉड, जो कि ये काम करवाना चाह रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और वो बेसन माफिया वालों के ऊपर भड़क गया कि मैंने इतनी मुश्किल से पूरा प्लान सेटअप किया था, मैंने तुमको एग्जैक्ट जगह बताई, लेकिन तुम्हारा कोई भी हिटमैन वहां पर गया ही नहीं जो ये काम कर सके। यहाँ पर बेसन माफिया वालों ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप शांति रखिए, हम एक काम करते हैं, एक स्नाइपर हायर कर लेते हैं। तो क्या अब एमी एल्वाइन का खात्मा होने वाला था या वो फिर से बच जाने वाली थी? बेसन माफिया वाले बताते हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए एक स्नाइपर हायर किया है और वो दूर से ही होटल के अंदर रहते हुए ही एमी एल्वाइन का मर्डर कर देगा। यहाँ पर डॉग डे गॉड ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा कर दो। बट अब यहाँ बेसन माफिया वालों ने कहा कि हम ऐसा कर तो देंगे, बट इसके लिए आपको अलग से $6,000 और देने पड़ेंगे। और फिर से पैसे लेने के बाद भी कोई हिटमैन वहां नहीं पहुंचता है और इस बार फिर से एमी बच जाती है। अपनी ट्रिप से जब एमी एल्वाइन वापस अपने घर लौटती है तो उसी वक्त डॉग डे गॉड ने बेसन माफिया को बताया कि एमी एल्वाइन वापस आ चुकी है, अब आगे क्या प्लान है। इस पर बेसन माफिया वाले बोलते हैं कि 2 तरीके हैं अब। पहला ये कि हम यहाँ पर कोई चोरी चकारी का केस दिखाएं जिसमें चोर घर के अंदर घुसेंगे और एमी के साथ हाथापाई हो जाएगी जिसमें वो एमी का मर्डर कर देंगे। इस प्लान पर डॉग डे गॉड खुश होता है और फिर से बेसन माफिया उससे और $3,000 डिमांड करता है, जिस पर डॉग डे गॉड साफ मना कर देता है और कहता है अब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, तुमको मेरा काम जितने पैसे मैंने दिए हैं उसमें ही करना पड़ेगा। फिर बेसन माफिया वालों ने एक और आइडिया दिया कि क्यों ना हम एमी एल्वाइन का घर ही जला दें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबूत की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अंदर क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। डॉग डे गॉड ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम उस टाइम पर होना चाहिए जब घर के अंदर सिर्फ एमी हो और ध्यान रहे घर में ना ही उसका बेटा मौजूद हो ना ही उसका पति। इस पर बेसन माफिया वालों ने कहा डोंट वरी, तुम हमें बता देना जिस टाइम पर एमी घर में अकेली होगी, हम यहाँ से बंदे भेज देंगे जो उसके घर में जाकर पूरे घर को आग लगा देंगे। यहाँ डॉग डे गॉड बार बार बेसन माफिया को बोल रहा था कि जो भी करना है आप जल्दी करिए, क्योंकि हम एमी एल्वाइन से उसके फ्रेंड बनकर बात कर रहे हैं और बार बार इस तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने से शायद हो सकता है उसे शक भी हो जाए, तो जो भी करना है आपको जल्दी करो। 29 मार्च का ही दिन रखा गया था जिस दिन एमी एल्वाइन को उसके घर में जलाया जाना था। तो क्या सुपारी देने वाला अपने गलत मंसूबों में कामयाब होने वाला था? ने बेसन माफिया को कहा कि मैं तुम्हें अगर तुमसे काम नहीं हुआ तो तुम मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर देना जो मैंने तुम्हें एमी को मारने के लिए दिए थे। फिर ये सारा डार्क वेब का डेटा जब पुलिस ने एमी और उसके पति स्टीफन को दिखाया तो एमी के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसे मारने के लिए कोई लाखों रुपए दे रहा है। तो क्या डार्क वेब पर एमी की सुपारी देने वाले का पर्दाफाश होने वाला था और क्या एमी सच में किसी का घर तोड़ चुकी थी? एमी एल्वाइन सदमे में थी कि भला उसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो उसके साथ ऐसा कौन करना चाहती है और क्यों। साथ वो ये भी बोलती है कि उसके पति को भी उस पे पूरा भरोसा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना ही कभी किसी और के साथ उसका रिश्ता रहा है। इस पर स्टीफन भी बोलता है हाँ मेरी बीवी मेरे लिए बहुत लॉयल है। खैर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। पुलिस एमी के सारे जानने वाले लोगों को, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि उसके पति स्टीफन को भी इंटेरोगेट करती है, पर उसके हाथों कुछ भी नहीं लगता। फिर पुलिस उन्हें सिक्योरिटी मेजर्स लेने को कहती है तो एमी एल्वाइन का हस्बैंड स्टीफन अपने घर के लॉक सिस्टम को चेंज करवाता है, साथ ही घर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ये पूरा डाउट था कि जो कोई भी एमी की जान लेना चाहता है वो कोई नजदीकी शख्स है, क्योंकि उसे एमी की हर एक मूव के बारे में पता है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है और क्या करेगी, सब कुछ।
फिर 20 मई 2016 का दिन आता है जब डॉग डेगॉड बेसन माफिया पे बहुत बरसती है और कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा और अब तक मैंने जितना भी पैसा तुम्हें दिया है सब मुझे वापस करो, मैं ये काम किसी और से करा लूंगी। रिफंड की बात पे बेसन माफिया डॉग डेगॉड वाली औरत को धमकी देता है कि तुम बहुत परेशान कर रही हो और अब अगर हमें 10 बिटकॉइंस और नहीं दिए तो हम खुद जाकर आपकी जो ईमेल है और ये जो सारी चैट्स है ना पुलिस वालों को दे देंगे और बाद में पुलिस अपने आप आपको देख लेगी कि आप क्या करवाना चाह रही हैं। यहाँ पर डॉग डेगॉड बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब उसको खुद की जान की चिंता सताए जा रही थी कि ये बेसन माफिया वालों के चक्कर में वो कहाँ फंस गई। वहीं अपने मर्डर की बात एमी एल्वाइन की रातों की नींद उड़ा रही थी, तो उसको सेफ फील कराने के लिए उसके हस्बैंड स्टीफन ने एमी को एक 9 मिलीमीटर की बंदूक लेकर दी। फिर कुछ समय बीता और अचानक से एक रोज एमी के फोन पर एक अननोन औरत के मैसेजेस आते हैं जिसे देखकर एमी बेहद डर जाती है। तो क्या ये वही सुपारी देने वाली डॉग डेगॉड महिला थी? एक दिन जैसे ही सुबह सुबह एमी ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल पर काफी सारे मैसेजेस एक अननोन नंबर से आने लगे और उस मैसेज भेजने वाली महिला ने अपना नाम जैन बताया। जैन यहाँ पर बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, तुमने मेरे पति के साथ संबंध बनाया और तुम्हारे चक्कर में वो मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं तुम्हारी जान लूंगी या फिर तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा, जैसी ये चीजें हैं। उसने पढ़ी तो एमी तुरंत अपने फोन से एसबीआई ऑफिसर्स को फोन करती है। इस पर पुलिस कहती है हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये मैसेज कहां से आए हैं। पुलिस के जाते ही एक बार फिर से जैन की तरफ से एक और मैसेज एमी के पास आया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि देखो अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम अपने पूरे परिवार को बचा सकती हो मेरी एक डिमांड पूरी करके, और वो डिमांड ये थी कि तुम सुसाइड कर लो। एमी पुलिस को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद पुलिस एमी को समझा के कुछ ना करने को कहती है। फिर काफी समय तक लगभग 2 से 3 महीने तक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। एमी को लगता है कि शायद बुरा वक्त निकल चुका है, लेकिन फिर 13 नवंबर 2016 के दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एमी ने अपने घर के गार्डन एरिया में डॉग ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ था। उसका पति ऑफिस गया था और बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर। फिर करीब शाम के 6:30 बजे स्टीफन घर पर आया और वो लिविंग एरिया में ही बैठ गया। उसके बाद उसका बेटा आया जो माँ को देखने कमरे में गया और अचानक से भागता हुआ स्टीफन के पास आकर बोला कि माँ फर्श पर गिरी पड़ी हैं। इसके बाद स्टीफन ने कमरे में जाकर जो देखा उसने पुलिस को कॉल किया। फिर जब पुलिस वहां पहुंची उन्होंने देखा कि एमी एल्वाइन फर्श पर मरी पड़ी है और मामला सुसाइड का लग रहा था। लेकिन फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि ये राइट हैंडेड थी और गोली ऊपर से नीचे की तरफ लगी है, मतलब किसी ने मारी है। तो कातिल की तलाश में जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तब सब कुछ पानी की तरह साफ नजर आने लगा। जिसने एमी का मर्डर करवाने की सुपारी दी वो थी डॉग डेगॉड, और जिसने उसे गोली मारी वो और कोई नहीं बल्कि उसका पति स्टीफन था। फिर कड़ाई से पूछताछ में स्टीफन सच बताना शुरू करता है कि मैं किसी और के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारे धर्म में डिवोर्स लेना सही नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसे मार डाला। स्टीफन के कबूलनामे के बाद उसका ट्रायल चला। 2017 में कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी, वो भी गैर जमानती।